हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाले सभी बिलों को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज हैं ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चारों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे वो खास फीचर्स जिसकी वजह से ये चारों कैटेगरीज आपस में डिफरेंशिएट होती हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली थी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, और दूसरे पार्ट्स में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स और ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी बिल की। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में डील करता है। यह आर्टिकल बोलता है कि वो बिल जो कि ये प्रोविजंस जो कि नीचे लिखे हुए हैं, ये प्रोविजंस के साथ अगर डील करता है तो वो मनी बिल कहलाएगा। यहाँ पे खास ध्यान देना है ओनली के ऊपर, यानी सिर्फ इन प्रोविजंस को अगर वो डील करता है तभी वो मनी बिल कहलाएगा। देखते हैं क्या है प्रोविजंस। सबसे पहला है इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी किसी भी टैक्स को लगाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसमें कमी करने के लिए, उसमें कुछ ऑल्टर करने के लिए हमें मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी मनी बोरो करेगी, जिसके लिए रेगुलेशन बनाएगी, उसके लिए भी मनी बिल ही लाना पड़ेगा। उसके बाद द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कंटीजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उससे कुछ पेमेंट करनी है या उससे कुछ पेमेंट निकालनी है, उसके लिए भी हमें मनी बिल लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड के बारे में नहीं जानते, वो मेरी इस पर बनाई हुई वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर जाकर मिल जाएगा। इसके अलावा डी ये बोलता है द एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है, यानी वो सब एप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल कहलाएंगे। उसके बाद अगला है वो सभी एक्सपेंडिचर जो कि हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, यानी वो सभी एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज ऑन है। आपको शायद पता होगा कि 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, इनके ऊपर वोटिंग नहीं होती, बस इनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है पार्लियामेंट में। तो वो सारे फंड जो कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड हैं, उनमें अगर कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना है अमाउंट में, तो उसके लिए भी मनी बिल लेकर आना पड़ेगा। इसके बाद अगला है द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उनके अंदर जो भी पैसा आएगा उस सब पैसे के लिए भी हमें मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसेक्शन जी में बोलता है कि ऐसा कोई भी मैटर जो कि सबसेक्शन ए से एफ में जो चीज डील हो रही है उसके साथ एसोसिएटेड है, तो उसमें भी जो है मनी बिल लाना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन केस ऑफ कंफ्यूजन, अगर कुछ कंफ्यूजन होती है कि ये मनी बिल है कि नहीं, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट ने स्पीकर को दे रखा है, और स्पीकर ने अगर किसी बिल के बारे में डिसाइड कर लिया कि ये मनी बिल है, तो उसी की बात मानी जाएगी और उसके बाद कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा उसका। अब बात आती है मनी बिल इंट्रोड्यूस कैसे होगा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और इसे सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और खास बात, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी है कि अगर यह मनी बिल किसी कारण से लोकसभा में पास नहीं हो पाता, तो इसके लिए सरकार को अपना रेजिग्नेशन देना भी पड़ सकता है। तो ये तो बात थी अगर मनी बिल लोकसभा में पास ना हो,
पर अगर वो लोकसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद वो बिल भेजा जाता है राज्यसभा में। आइए देखते हैं मनी बिल का राज्यसभा में क्या होता है। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर दी गई हैं। वो ना तो बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना ही बिल में कुछ अमेंड कर सकती है, बस वो बिल में कुछ चेंजेस रिकमेंड कर सकती है। जो चेंजेस अगेन लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको एक्सेप्ट करे या ना करे। दोनों ही केस में भले ही लोकसभा राज्यसभा की दी हुई रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं भी करती, तो भी बिल को पास माना जाएगा। जहां तक बात है राज्यसभा की बिल पास करने की, तो राज्यसभा को मनी बिल विद इन द 14 डेज पास करना है विद या विदाउट रिकमेंडेशन, वरना वो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। जब बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो अब वह जाएगा प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट या तो बिल को असेंट कर सकते हैं, यानी या तो बिल को लागू कर देंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे, पर उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो यानी मनी बिल के केस में लोकसभा का अपर हैंड होता है राज्यसभा पर। जहां तक बात है जॉइंट सिटिंग की, तो क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की सहमति और असहमति दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ज्वाइंट सीटिंग का तो ऑप्शन ही नहीं आता। मनी बिल के एग्जाम्पल हैं द स्पेसिफाइड बैंक नोट बिल, ये वही बिल है जो कि नोटबंदी के बाद लाया गया था। उसके बाद है अप्रोप्रिएशन बिल, यह बिल हर साल आता है। जो भी ग्रांट जिन जिन को लोगों को पास होती है, वो ग्रांट कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए सरकार अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल बिल। वो सारे बिल जो कि फिजिकल मैटर्स पे बात करते हैं, वो सभी बिल फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं। फाइनेंशियल बिल के 3 टाइप हैं। पहला मनी बिल, दूसरा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और तीसरा फाइनेंशियल बिल सेकंड। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मनी बिल ऑलरेडी फाइनेंस बिल में इंक्लूडेड है, तो हम लोग ये अलग अलग क्यों क्लासिफाई करते हैं? दोस्तों, पार्लियामेंट भी इनको अलग अलग ही क्लासिफाई करती है, इसीलिए हम लोग भी इसको अलग अलग ही क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर आप ये तो समझ गए होंगे कि सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, पर सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते। बात करते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की। फाइनेंशियल बिल 1 वो बिल्स होते हैं जिनमें आर्टिकल 110 के अंदर जो मैटर दिए हुए हैं वो तो डील होते ही हैं, साथ में अलग से और लेजिस्लेशन भी डील होते हैं। जहां तक बात करें इंट्रोडक्शन की, यह भी मनी बिल की तरह सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। एक बार यह बिल इंट्रोड्यूस हो गया और लोकसभा से पास हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल बिल 1 के केस में राज्यसभा के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि वो ऑर्डिनरी बिल में यूज कर सकती है। यानी कि राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, और इस बिल के ऊपर कोई भी डिसीजन 6 महीने तक रोक भी सकती है। बात करें प्रेसिडेंट की अप्रूवल की, तो प्रेसिडेंट भी फाइनेंशियल बिल 1 को अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भी दोनों हाउसेज में भेज सकते हैं। अब इस केस में अगर दोनों हाउसेज के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, यानी एक हाउस पास कर देता है, दूसरा उसको पास नहीं करता, तो उस केस में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए भी बुला सकते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसके अंदर अभी जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी थी उनको पास किया गया था। उसके अलावा मोटर व्हीकल बिल, इसके अंदर चालान की जो पेनल्टी थी वो काफी हाई करी गई थी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल 2 की। फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके प्रोविजन होते हैं, पर ध्यान रहे इसमें वो मैटर नहीं लिए जाते जो कि आर्टिकल 110 में ऑलरेडी लिए गए हैं। जहां तक बात है इसके इंट्रोडक्शन की, तो यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत भी नहीं है। पर इसमें एक खास बात है कि जब बिल को कंसीडर किया जाएगा, उस केस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोस्टली लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस कब होता है और बिल को कंसीडर कब किया जाता है। तो ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी बिल जब किसी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बाद उस पर क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल हमने लिया जिसको कि लोकसभा से पास करवाना है,
तो इस बिल को सबसे पहले कोई भी मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। इसमें सिर्फ वो मेंबर इस बिल के बारे में बताएगा और इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स बताएगा। इतना करने के बाद वो बिल प्रिंट होने के लिए भेज दिया जाएगा और 2 या 3 दिन बाद जो है बिल को सेकंड रीडिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद बात आती है सेकंड रीडिंग की। सेकंड रीडिंग में सबसे पहले बिल के बारे में ऊपर से पढ़ा जाएगा और जनरल डिस्कशन की जाएगी। जब ये जनरल डिस्कशन हो जाएगी उसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि इस बिल को या तो कमेटी के पास भेजना है या इस बिल को कंसीडर कर लेना है। अगर कमेटी के पास भेजना है तो बिल कमेटी के पास चला जाएगा। अगर बिल को कंसीडर करना है तो इस बिल को कंसीडर किया जाएगा और इसके फिर हर एक क्लोज के ऊपर डिस्कशन होगी। तो यानी बिल इंट्रोड्यूस फर्स्ट रीडिंग में होता है और बिल जो कंसीडर होता है वो सेकंड रीडिंग के टाइम होता है। इट मींस फाइनेंशियल बिल के केस में इंट्रोड्यूस तो इजीली हो जाएगा, पर जब बिल कंसीडर किया जाएगा उससे पहले हमें प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जहां तक बात आती है ज्वाइंट सिटिंग की, तो क्योंकि फाइनेंशियल बिल 2 के केस में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल पावर एंजॉय करती हैं, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है। फाइनेंशियल बिल 2 का सिंपल सा एग्जांपल है कि एचआरडी मिनिस्टर को कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है तो उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस होगा वो होगा फाइनेंशियल बिल 2। दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, पर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।